हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोगों ने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डिस्कस किया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले हम डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के डिफरेंस को समझ लेते हैं। क्या बोला मैंने? डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के डिफरेंस को देखते हैं। व्हाट इज डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस? तीन बातों का ध्यान देना है, ये दोनों क्या हैं, क्यों हैं और कब तक ये दोनों फेनोमेना होते हैं। देखो, डिफ्यूजन जैसे मान लो मैंने वाटर लिया और वाटर में चीनी जैसा कुछ सॉल्यूट मिला दिया, तो आपको पता है कि चीनी इसमें चारों तरफ क्या होता है, फैलता चला जाता है, क्योंकि उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो अपने कॉम्पोजिशन को चारों तरफ एक जैसा करने के लिए ये फेनोमेना हो रहा है, यानी एक कांस्टेंट कॉम्पोजिशन अचीव करने के लिए ये फेनोमेना हो रहा है। और वो जो कांस्टेंट कॉम्पोजिशन अचीव होनी है, आपको पता है, उसे केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। केमिकल सिस्टम में कांस्टेंट कॉम्पोजिशन के अचीव होने को ही केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसका मतलब डिफ्यूजन फेनोमेना क्या है, तो बोलोगे कि इसमें सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का आपस में मूवमेंट, दोनों का मूवमेंट होता है आसपास। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों मूव करते हैं, ध्यान देना। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ मूव्स, दोनों मूव करते हैं। और क्यों होता है ये मूवमेंट, तो बोलोगे कांस्टेंट कॉम्पोजिशन अचीव होने की वजह से, क्योंकि पहले कॉम्पोजिशन कांस्टेंट नहीं था, इसलिए ये हुआ। तो फिर ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस में आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज की गई है। दो सॉल्यूशंस हैं, ये इस हाफ चैम्बर में सॉल्यूशन 1, इस हाफ चैम्बर में सॉल्यूशन 2। आप देख सकते हो कि दोनों की कंसंट्रेशन एक जैसी नहीं है, यहाँ ज्यादा कंसंट्रेशन है और यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है लेफ्ट साइड में, है ना। लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है लेफ्ट साइड में और राइट में हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन है, और बीच में है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसकी खासियत ये होती है कि ये सॉल्यूट को तो अलाउ कर देता है, सॉरी, सॉल्यूट को तो अलाउ नहीं करता है, सॉल्यूट को अलाउ नहीं करता है, ये केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अलाउ करता है जो उससे पास कर सकते हैं। इसका मतलब कि इसमें दोनों तरफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन तो नहीं है, डिफरेंस है कॉम्पोजिशन में। तो अब आखिर क्या मूव करे कि दोनों तरफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन हो जाए? तो जो रेड डॉट्स हैं वो सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट तो मूव कर नहीं पाएगा, तो फिर क्या मूव करे, तो बोलोगे सॉल्वेंट अगर मूव करे तो बात बन सकती है। यानी जहां ज्यादा सॉल्वेंट है वो कम की तरफ मूव करेगा, ठीक, ताकि इधर सॉल्वेंट कम हो जाएगा और सॉल्यूट उसके रेस्पेक्ट में कंसंट्रेशन यहाँ अब बढ़ जाएगी, और यहाँ सॉल्वेंट देखो, ये इसका लेवल घट गया नीचे की तरफ, इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ गया, इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ गया। तो यहाँ पे सॉल्वेंट का लेवल तो बढ़ गया और सॉल्यूट जो है वो उतना ही है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन कम हो गई। तो यहाँ दोनों में इस वक्त क्या सेम हो गया, बोलो, कंसंट्रेशन सेम हो गया। यानी सबसे पहले वाले कंडीशन को देखें तो वो डिफरेंट कंसंट्रेशन था, कॉम्पोजिशन डिफरेंट थी, और अब सेम कंसंट्रेशन दोनों चैम्बर में हो गए। लेकिन याद रखना, केवल सॉल्वेंट मूव किया है, सॉल्यूट मूव नहीं किया। यानी ऑस्मोसिस में केवल सॉल्वेंट मूव करता है और सॉल्यूट मूव नहीं करता, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एसपीएम उसके थ्रू पास नहीं कर पाता। क्लियर है? तो ये बताओ, दोनों का जो रीजन है वो तो एक ही जैसा है ना, दोनों फेनोमेना क्यों हुए? क्योंकि शुरुआत में डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन थी, डिफरेंट कॉम्पोजिशन थी शुरुआत में, और वो कब तक हुई? जब तक कि सेम कॉम्पोजिशन पूरे सॉल्यूशन का नहीं हो गया, तब तक वो फेनोमेना हुआ। तो डिफ्यूजन ऑस्मोसिस के इस डिफरेंस को, इस रीजन को समझ में आना चाहिए आपको। दोनों फेनोमेना क्या हैं, क्यों होते हैं और कब तक होते हैं। ठीक, आगे बात करें डिफ्यूजन ऑस्मोसिस के कुछ डिफरेंस को जल्दी से नोट कर लेते हैं। देखो, डिफ्यूजन में फ्लो ऑफ ईदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इन बोथ डायरेक्शन, दोनों तरफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट मूव कर सकते हैं, दोनों का मोशन इसमें देखा जाता है जब तक कि कांस्टेंट कॉम्पोजिशन अचीव ना हो जाए। ऑस्मोसिस में केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही स्पॉन्टेनियसली फ्लो करता है, सॉल्यूट नहीं फ्लो करता, ठीक, कांस्टेंट कॉम्पोजिशन के अचीव होने तक। डिफ्यूजन के लिए किसी खास मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है,
लेकिन ऑस्मोसिस के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत है जो सॉल्यूट को रोक सके और सॉल्वेंट को केवल अलाउ करे। डिफ्यूजन कंपैरेटिवली फास्ट प्रोसेस होता है, ऑस्मोसिस कंपैरेटिवली स्लो प्रोसेस होता है। और डिफ्यूजन लिक्विड में भी पॉसिबल होता है, गैस में भी पॉसिबल होता है, सॉलिड में भी पॉसिबल होता है। सॉलिड्स में भी केटायन एनायंस आपस में अपनी जगह बदलते हैं होल बनने की वजह से, तो वहां भी डिफ्यूजन होता है। लेकिन जो ऑस्मोसिस फेनोमेना है वो केवल लिक्विड सॉल्यूशंस में ही पाया जाता है, ऑस्मोसिस, ठीक है। अच्छा, डिफ्यूजन इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड और रिवर्स्ड। डिफ्यूजन एक बार शुरू होने के बाद आप उसको स्टॉप या रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन हम पढ़ेंगे कि ऑस्मोसिस को रोका भी जा सकता है और ऑस्मोसिस को रिवर्स किया जा सकता है, रिवर्स ऑस्मोसिस भी किया जा सकता है, जिसके थ्रू हम वाटर को प्योरीफाई करते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो डिफ्यूजन को तो आप रिवर्स स्टॉप नहीं कर पाओगे, लेकिन ऑस्मोसिस को किया जा सकता है। और उसको करने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो सॉल्यूशन हायर कंसेंट्रेशन का है उस पर प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, तो फिर उल्टा ऑस्मोसिस होने लगता है। क्योंकि देखो नॉर्मल ऑस्मोसिस में क्या होता है, हायर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करता है, लेकिन अगर आप हायर कंसेंट्रेशन वाले पर प्रेशर बढ़ा दोगे उस सॉल्यूशन पर, तो फिर वो उल्टा मूव करने लगेगा, यानी लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करने लगेगा। हम आगे समझेंगे इसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहेंगे। अगला पॉइंट है कि इट टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। जब देखो हम ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इट टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, तो यहां पर ये अंडरस्टूड है कि हम सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, कि सॉल्यूट हायर कंसेंट्रेशन रीजन से लोअर कंसेंट्रेशन रीजन की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है ना। सॉल्वेंट उल्टा मूव करेगा, लेकिन यहां हमारा इंटरेस्ट केवल सॉल्यूट को बताने में है, इसलिए हमने ये स्टेटमेंट दिया। तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट सही है। अच्छा, ऑस्मोसिस में तो सॉलिड मूव करता ही नहीं है भाई, इसमें तो केवल सॉल्वेंट मूव करता है। तो इट टेक्स प्लेस फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन। जहां लोअर कंसेंट्रेशन है वहां सॉल्वेंट ज्यादा है, तो हायर कंसेंट्रेशन में सॉल्वेंट कम है, तो सॉल्वेंट जहां ज्यादा है वहां कम की तरफ मूव करता है। लॉजिकल सी बात है एकदम। अब बात करें कि ये जो नेचुरल जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होते हैं वो दो तरह के होते हैं। नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो वेजिटेबल मेम्ब्रेन्स होते हैं या एनिमल मेम्ब्रेन्स होते हैं, ठीक, वो सब होते हैं नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। लेकिन हम इसको आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं। कैसे? जो फिल्टर पेपर आता है, पोरस पेपर आता है या पार्चमेंट पेपर आता है फिल्टर करने के लिए, लैब वगैरह में जो हम यूज करते हैं फिल्टर पेपर, या फिर जो पॉट होते हैं वो भी तो पोरस होते हैं ना, जैसे मटका वगैरह जो बनता है वो भी पोरस होता है। तो पोरस पेपर या पोरस जो मटके होते हैं या पार्चमेंट पेपर उसे कहते हैं, ठीक, या सेलोफेन भी पेपर कहते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, उनके पोर्स बड़े बड़े होते हैं, उसमें जो छेद होते हैं बड़े बड़े होते हैं, तो हम उसमें किसी केमिकल का प्रेसिपिटेट आउट करते हैं ताकि उसके छेद छोटे हो जाएं, और छेद इतने छोटे हो जाएं कि वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करे। तो प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर फेरोसाइनाइड या सिलिकेट्स ऑफ आयरन, कोबाल्ट या निकल के सिलिकेट्स, इनका जो है प्रेसिपिटेट उस पॉट मटके में या पोरस पेपर में जमाने पर इनके जो पोर का साइज है वो छोटा हो जाता है और वो फिल्टर पेपर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। आगे बात करें वाटर पोटेंशियल को, समझते हैं कि वाटर पोटेंशियल क्या है। वाटर पोटेंशियल क्या है? देखो पहला पॉइंट तो ये वाटर पोटेंशियल, ये जो है टेंडेंसी ऑफ वाटर टू लीव वन प्लेस इन फेवर ऑफ अनदर, ये बताता है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने की टेंडेंसी वाटर की कम होगी कि ज्यादा होगी कि नहीं होगी। तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करने के लिए एक कह सकते हो मेजरेबल क्वांटिटी है ये वाटर पोटेंशियल, जिसको मेजर करके हम कंपेयर कर सकते हैं। एंड वाटर पोटेंशियल मेजर्स ऑफ द डिग्री टू विच ऑस्मोसिस अकर, यही तो ऑस्मोसिस है ना, कि एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन तक वाटर का मूव करना ऑस्मोसिस कहलाता है, एसपीएम के थ्रू। तो वो जो ऑस्मोसिस होगी या नहीं होगी, ज्यादा होगी कि कम होगी, जो उसका डिग्री है ऑस्मोसिस का, वो वाटर पोटेंशियल से कंपेयर किया जा सकता है। अब हम इसको तो पहले हमने समझा कि भाई इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि वाटर मूव फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। ये कंसेंट्रेशन मत समझ लेना, वाटर पोटेंशियल
जहां ज्यादा है कम की तरफ मूव करेगा। सवाल ये है कि सर वाटर पोटेंशियल ज्यादा कहाँ होता है? तो जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं उसमें वाटर ज्यादा होता है। जहां वाटर ज्यादा होगा वहां वाटर पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा होगा। और जहां कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वहां लोअर वाटर पोटेंशियल होगा। एकदम लॉजिकल सी बात है। वाटर जहां ज्यादा, वाटर पोटेंशियल उसका ज्यादा। वाटर जहां कम, उसका वाटर पोटेंशियल भी कम। ठीक, इसका मतलब कि डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड की तरफ मूव करता है वाटर मॉलिक्यूल। आगे बात करें कि एरिया विथ लो वाटर कंसंट्रेशन हैज लोअर वाटर पोटेंशियल। मैंने वही कहा ना कि वाटर कंसंट्रेशन यानी कि जहां वाटर कम है वहां वाटर का पोटेंशियल भी कम है, और वहां उसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। जहां वाटर का पोटेंशियल कम है तो वो उस तरफ मूव करेगा। वाटर टेंड्स टू मूव इनटू लोअर वाटर पोटेंशियल, मतलब हायर से लोअर की तरफ मूव करेगा। इसका ध्यान रखना है। आगे, वाटर पोटेंशियल इज अफेक्टेड बाय प्रेशर एंड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। देखो, किसी भी सॉल्यूशन की एक टेंडेंसी होती है वाटर को अपनी तरफ खींचने की। जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड वो सॉल्यूशन होता है उसकी टेंडेंसी ज्यादा होती है वाटर को अपनी तरफ खींचने की। तो वाटर को जो खींचने की टेंडेंसी है वो ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाती है। ठीक, और वो डिपेंड करती है वाटर पोटेंशियल पे, और वो खुद डिपेंड करता है दो पॉइंट पे, प्रेशर और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे। अब ये कैसे डिपेंड करता है इसको मैं समझाने के लिए आपको यहां कुछ बता रहा हूं। देखो देखो, लो कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन जिसको आप डाइल्यूट सॉल्यूशन भी कहते हो, हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट मूव करता है ऑस्मोसिस में। तो ये बात तो आपको क्लियर है कि ऑस्मोसिस में जो नेट मूवमेंट होती है सॉल्वेंट की होती है नेट मूवमेंट। ये ध्यान देना कि मैं नेट मूवमेंट की बात कर रहा हूं। बोलोगे सर आप नेट मूवमेंट को इतना फोकस क्यों कर रहे हो? तो बेटा ऐसा है कि सॉल्वेंट दोनों तरफ मूव करता है, लो टू हाई, हाई टू लो। लेकिन अगर आप नेट हिसाब किताब निकालोगे तो नेट आपको सॉल्वेंट लो टू हाई मूव करता हुआ दिखाई देगा। लो कंसंट्रेशन यानी डाइल्यूट से हाई कंसंट्रेशन यानी कंसंट्रेटेड की तरफ सॉल्वेंट मूव करता हुआ दिखाई देगा। अब सवाल यह है कि जो लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, समझ रहे हो, जो लो कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है उसमें वाटर ज्यादा है, वाटर पोटेंशियल ज्यादा है उसका। ज्यादा वाटर पोटेंशियल का मतलब होता है लेस नेगेटिव वैल्यू। लेस नेगेटिव वैल्यू, वाटर पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव में होती है हमेशा। किसी भी सॉल्यूशन की वाटर पोटेंशियल नेगेटिव में होती है। तो अगर लो कंसंट्रेशन है तो वाटर ज्यादा, और वाटर ज्यादा तो हाई वाटर पोटेंशियल। हाई वाटर पोटेंशियल का मतलब है लेस नेगेटिव वाटर पोटेंशियल। और हाई कंसंट्रेशन यानी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन नहीं, वाटर कम सॉल्यूट ज्यादा। तो वाटर कम तो लो वाटर पोटेंशियल है, वाटर कम यानी लो वाटर पोटेंशियल है। और लो वाटर पोटेंशियल यानी मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव। इसको और समझो। देखो, वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज हाईएस्ट। पहली बात तो सुनो, जो प्योर वाटर है, जो सॉल्यूशन नहीं है, उसका वाटर पोटेंशियल हाईएस्ट है, पहली बात। और इसको जीरो माना जाता है, यानी प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल क्या है? जीरो। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल क्या है? जीरो। इसका मतलब किसी भी सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल उससे हमेशा क्या होगा? कम होगा, यानी नेगेटिव होगा। और जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना कम माना जाएगा। मोर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल मींस लो वाटर पोटेंशियल। ठीक है ना? तो ये आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया, दो चैम्बर्स हैं, ए चैम्बर एंड बी चैम्बर। ए चैम्बर में आपको साफ दिखाई दे रहा है कि सॉल्यूट कम है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन है इस तरफ, और बी चैम्बर में मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, और बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, चार क्वेश्चन का आंसर दो कि विच चैम्बर हैज लोअर वाटर पोटेंशियल, विच हैज लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल, ऑस्मोसिस किस डायरेक्शन में होगी। एंड इफ वन चैम्बर हैज, देखो ये सिंबल होता है वाटर पोटेंशियल का,
तो एक का वाटर पोटेंशियल दिया है -2000 किलो पास्कल, यूनिट होती है, और दूसरे का दिया है -1000 किलो पास्कल। तो विच चैम्बर हैज हायर वाटर पोटेंशियल। आप इसको सुनो, तुम्हें पता है ए वाला डाइल्यूट है, डाइल्यूट यानी वाटर ज्यादा है भाई, वाटर ज्यादा है इसका मतलब ये हुआ कि हाई वाटर पोटेंशियल। बात को सुनना, वाटर ज्यादा है यहां तो हाई वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट कम है तो लो सॉल्यूट पोटेंशियल, लो सॉल्यूट पोटेंशियल, ठीक। और हाई वाटर पोटेंशियल का मतलब निकलता है, वो हमेशा नेगेटिव होता है वाटर पोटेंशियल, तो हाई यानी लेस नेगेटिव, जीरो की तरफ। वाटर का, प्योर वाटर का जीरो होता है, तो जो जितना डाइल्यूट होगा वो प्योर वाटर की तरफ, यानी क्या होगा, लेस नेगेटिव। तो हम ये गैस कर सकते हैं कि दो वाटर पोटेंशियल दिए थे ना फोर्थ वाले ऑप्शन में, तो लेस नेगेटिव वाटर पोटेंशियल ए का होना चाहिए, यानी हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका वाटर पोटेंशियल -1000 किलो पास्कल है। तो जो बी जो मोर कंसंट्रेटेड है, उसमें वाटर कम है कंपैरेटिवली, तो लो वाटर पोटेंशियल माना जाएगा, लो वाटर पोटेंशियल माना जाएगा, ठीक। और सॉल्यूट ज्यादा है, तो सॉल्यूट ज्यादा है तो हाई सॉल्यूट पोटेंशियल माना जाएगा, सॉल्यूट ज्यादा है तो हाई सॉल्यूट पोटेंशियल माना जाएगा, ठीक। और लो वाटर पोटेंशियल का मतलब होता है मोर नेगेटिव, वो और ज्यादा नेगेटिव हो रहा है, मोर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल, मोर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका होना चाहिए -2000 किलो पास्कल। अब बताओ ऑस्मोसिस नॉर्मल कहां होनी चाहिए बोलोगे, एक तरीके से देखा जाए तो डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड, यानी डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड यानी ए से बी। तो ऑस्मोसिस की डायरेक्शन क्या है, ए से बी। आपको दो बातों का ध्यान देना है, ए जो है क्या है, डाइल्यूट है, बी क्या है, कंपैरेटिवली कंसंट्रेटेड है। और दूसरी बात का ये कि ए में हाई वाटर पोटेंशियल है, बी में लो वाटर पोटेंशियल है, तो हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ होती है ऑस्मोसिस, ठीक। तो अब आपको क्लियर हो गया, लो वाटर पोटेंशियल किस चैम्बर का है, बोल के बी चैम्बर का है, पहले क्वेश्चन का आंसर। लो सॉलिड पोटेंशियल किसका है, ए चैम्बर का है। ऑस्मोसिस कहां हो रही है, ए से बी की तरफ हो रही है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और विच चैम्बर हैज हायर वाटर पोटेंशियल, तो बोलोगे ए चैम्बर का हायर वाटर पोटेंशियल है। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, ऑस्मोसिस क्लियर हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं। पहली बात तो ये कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो है कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होती है, इसीलिए ये ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। पहला पॉइंट तो ये पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और सी के प्रोपोर्शनल होती है। सी यानी कंसंट्रेशन, और कौन सी कंसंट्रेशन, तो यहाँ सी जो है वो एक्चुअली एम मोलैरिटी होती है, कैपिटल एम मोलैरिटी, ठीक। अब आगे देखो, हमारे सामने एक अरेंजमेंट है जिसमें दो हाफ चैम्बर्स हैं, लेफ्ट वाला ए चैम्बर है, राइट वाला बी चैम्बर है। शुरुआत में इनमें वाटर बराबर लेवल पे था, लेकिन बी चैम्बर में क्योंकि वाटर है यानी प्योर सॉल्वेंट है, सॉल्यूट बिल्कुल नहीं है इसमें। ए चैम्बर में सॉल्यूट भी है, यानी ए चैम्बर में एक सॉल्यूशन प्रेजेंट है, बी चैम्बर में प्योर वाटर प्रेजेंट है। तो बताओ क्या होगा तुम्हारे हिसाब से, बोलोगे बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होने की वजह से सॉल्यूट तो पास करेगा नहीं, तो हमें उम्मीद थी कि सॉल्यूट ए से बी की तरफ पास करता, लेकिन सॉल्यूट का फ्लो यहां नहीं होगा। वाटर का नेट फ्लो, मैं बार बार नेट क्यों यूज कर रहा हूं, ध्यान देना, क्योंकि वाटर एक्चुअली क्या है, दोनों तरफ मूव करता है, ए से बी और बी से ए। याद रखना, मेरे से अगर पूछा जाए वाटर का मूवमेंट कहां होगा, सॉल्यूट का तो होगा ही नहीं, वाटर का मूवमेंट कहां होगा, तो ए से बी की तरफ होगा कि बी से ए की तरफ होगा, तो बोलोगे दोनों तरफ होगा वाटर का मूवमेंट। लेकिन हाँ, वाटर का अगर पूछा जाए नेट फ्लो कहां होगा, तो वो होगा कहां, बोलोगे डाइल्यूट से या प्योर वाटर से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, यानी बी से ए की तरफ होगा नेट मूवमेंट। ये आपको समझ में आना चाहिए, स्टेटमेंट में क्वेश्चंस आते हैं।
तो आपको क्लियर हो गया कि जो वाटर है वो बी से की तरफ जा रहा है, तो अब जब वाटर यहां मूव करेगा तो भैया इसका लेवल बढ़ेगा ना, इसमें लेवल घटेगा, तो इसमें लेवल घटता गया बी में, और ए में लेवल क्या है, बढ़ता गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम ये बढ़ता जाएगा। फिजिकली ऑब्जर्व करने पे ये दिखाई देता है कि ये एक एच हाइट अचीव करने के बाद, एक पर्टिकुलर हाइट अचीव करने के बाद ये फ्लो बंद हो जाता है। तो बोल के फ्लो क्यों बंद हो गया, अभी भी तो यहाँ वाटर है और यहाँ सॉल्यूशन है, तो फ्लो तो होते रहना चाहिए था, बिल्कुल होते रहना चाहिए था, लेकिन कोई तो है जो उसको अपोज किया। अब इस बात को समझो, वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जीरो। वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, जीरो। मतलब वाटर में किसी दूसरे से अपनी तरफ सॉल्वेंट अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी नहीं होती, ऑस्मोटिक प्रेशर होती है सॉल्वेंट अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। मोटे तौर पर अगर देखा जाए व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज द टेंडेंसी ऑफ सॉल्यूशन टू अट्रैक्ट सॉल्वेंट फ्रॉम अदर सॉल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट, जब उसको एसपीएम के थ्रू सेपरेट कर रखा हो हमने। तो ऑब्वियस सी बात है, वाटर तो प्योर सॉल्वेंट है, दूसरे से तो नहीं खींचेगा, ये देगा जरूर लेकिन लेगा नहीं। तो वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर जीरो है, बट सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर जीरो नहीं होता है। इसीलिए हम कभी भी अगर हमें किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना होगा तो हम वाटर के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, क्योंकि वाटर का जीरो है। अब जीरो के रेस्पेक्ट में जो भी डिफरेंस आएगा वो इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बताएगा। अब सुनो, इस सॉल्यूशन का कुछ ना कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर वैल्यू है, पाई है, और वो पाई हमें क्या बता रही है, वो टेंडेंसी बता रही है जिस टेंडेंसी से बी से ए की तरफ वाटर मूव कर रहा है, वो पाई बता रहा है। तो ठीक है, शुरुआत में तो इसमें पाई की वैल्यू ज्यादा थी और वाटर यहां मूव कर रहा था, लेकिन मूव करते करते एक एच हाइट अचीव करने के बाद क्यों रुक गया, तो उसका रीजन है कि ये जो एच हाइट यहां डेवलप हुई है वो अपने बेस पर एक प्रेशर अप्लाई करती है। ये प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहलाता है, पी प्रेशर। ये प्रेशर अपोज कर रहा है वाटर के फ्लो को, ये नहीं चाहता कि और वाटर यहां फ्लो करे और हाइट बढ़े। मतलब दो चीजों के बीच में फाइट हो रही है। उस फाइट को अगर देखें तो हम ये कहेंगे कि पी एक्सटर्नल जो डेवलप हुआ है उस सॉल्यूशन के ऊपर, और उस सॉल्यूशन की जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है यानी ऑस्मोटिक प्रेशर, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। शुरुआत में ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा था, ऑस्मोसिस हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे हाइट बढ़ती गई ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है किस पे डिपेंड करता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहां लिख रहा हूं देखो, H इज इक्वल टू एच रो जी, हाइट पर डिपेंड करता है, डेंसिटी पे डिपेंड करता है, और जी की वैल्यू पे डिपेंड करता है उस जगह पे। तो हाइट तो बढ़ रही है ना, तो समय के साथ एक्सटर्नल प्रेशर ये जो है वो बढ़ रहा है। तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। पहले तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा था, फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों बराबर हो जाएंगे, और फिर ऐसा भी हो सकता है आप पंप वगैरह लगाकर यहां प्रेशर जबरदस्ती बढ़ा दो, ए चैम्बर में प्रेशर को बढ़ा दो, तो ऑस्मोटिक प्रेशर उस चैम्बर का कम हो जाएगा और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तीनों कंडीशंस पॉसिबल हैं। इन तीनों कंडीशंस में क्या होगा मैं डिस्कस कर रहा हूं, सुनो ठीक से सुनो। देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है उसको पहले समझो। एक तो मैंने बता दिया कि वो टेंडेंसी होती है किसी सॉल्यूशन की सॉल्वेंट को अट्रैक्ट करने की। आगे बात करें तो द मिनिमम एक्सेस प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड, दैट हैज टू बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब ये निकला कि ये जो एच हाइट अचीव हुई जिसके बाद ऑस्मोसिस रुक गई, ये जो एच हाइट का प्रेशर यहां लगा जिसने ऑस्मोसिस को रोक दिया, वो एक्चुअली ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर है और ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप जो ये मिनिमम प्रेशर अप्लाई कर रहे हो एच हाइट यहां इसको बढ़ाकर, ये मिनिमम प्रेशर जो ऑस्मोसिस को रोक दे रहा है ये उसके ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर है और ऑस्मोटिक प्रेशर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब समझो, मैंने बोला शुरुआत में उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा था, यहां ध्यान दो, किससे ज्यादा था, बोलोगे वो जो एक्सटर्नल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हुआ उससे ज्यादा था। तो सॉल्वेंट का फ्लो हो रहा था बी से ए की तरफ, नॉर्मल ऑस्मोसिस हो रही थी, लेकिन बढ़ते बढ़ते वो हाइट बढ़ती गई ना भाई, तो
एक्सटर्नल प्रेशर यानी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता गया और एक टाइम ऐसा आया जब वो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो गया। तो जब बराबर हो जाएगा तो नेट फ्लो बंद हो जाएगा, नेट फ्लो बंद हो जाएगा यानी नेट ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि आप पंप लगाकर एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा दो, यहां से एक्स्ट्रा प्रेशर पंप से पुश करो। तो जब एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दोगे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ा दोगे सॉल्यूशन के ऊपर, तो उल्टा ऑस्मोसिस होने लगेगी, उसे रिवर्स ऑस्मोसिस कहेंगे। सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा अगर आपने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगाया तो रिवर्स ऑस्मोसिस। ध्यान से सुनो, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन की वो टेंडेंसी थी जिससे वो सॉल्वेंट को अपनी तरफ खींच रहा था, और ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो टेंडेंसी थी जो उसको रोक रही थी। अब अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ा दोगे तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होने पर उल्टे डायरेक्शन में फ्लो कराने लगेगा, नेट फ्लो, उसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहेंगे। नॉर्मल ऑस्मोसिस जो है वो बी से ए की तरफ होती है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस ए से बी की तरफ होगी। किस कंडीशन में होगी लिख दिया है मैंने। अब तुम सेकंड वाले पॉइंट पर ध्यान दो जहां ऑस्मोसिस स्टॉप वाली कंडीशन लिखी गई है। तुम देख रहे हो ऑस्मोसिस स्टॉप वाली कंडीशन में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को निकालने का यही फिजिकल तरीका होता है। हम इस तरह के apparatus में हम इक्विलिब्रियम आने का इंतजार करते हैं। एच हाइट अचीव होने के बाद जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाती है, हम इस एच हाइट को नोट करते हैं और एच रो जी की मदद से उस प्रेशर को निकालते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को, और वही ऑस्मोटिक प्रेशर है ऐसा कह देते हैं। यानी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर which when develop on the solution just stops the osmosis taking place in the solution when it is separated from pure liquid solvent by SPM। मतलब ये कि वो जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हो रहा है सॉल्यूशन के ऊपर, जो ऑस्मोसिस को जस्ट रोक दे रहा है उस सॉल्यूशन में होने से, जब वो सॉल्यूशन प्योर सॉल्वेंट से अलग किया गया हो SPM यूज करके, उस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को ही हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। ठीक है ना। तो ये भी एक दूसरी डेफिनेशन हो जाएगी, दिस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज रिफर्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मुझे बता दो समझ में आया कि नहीं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर वो है जो किसी सॉल्यूशन के ऊपर वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो अप्लाई करने पे सॉल्यूशन में ऑस्मोसिस रुक जाती है, वही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर उस सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी पीछे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है उसको डिस्कस किया, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है उसको भी समझा। इस फिगर को भी समझ लेते हैं। देखो, जैसे यहाँ पे सॉल्वेंट यानी वाटर रखा गया है इस चैम्बर में, और इधर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, और ये एक पतली सी जो है ट्यूब ऊपर की तरफ जा रही है। इसके अंदर एक सॉल्यूशन रखा गया है। कहाँ होना चाहिए फ्लो? तो बोलोगे वाटर सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू फ्लो होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे हाइट क्या है? बढ़ती हुई दिखाई देगी, और हाइट एक पर्टिकुलर पॉइंट तक तो बढ़ता है, उसके बाद बढ़ना बंद हो जाता है। क्यों हो जाता है आपको डिस्कस किया गया है। हमेशा एक लिक्विड का कॉलम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अप्लाई करता है, ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर अगर कोई लिक्विड है या अगर कोई गैस भी है, ये दोनों फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं। तो फ्लूइड की जो एच हाइट की कॉलम होती है वो अपने बेस पर यहाँ एक प्रेशर अप्लाई करती है, और वो प्रेशर हम एच रो जी से निकाल सकते हैं। एच उसकी हाइट हो गई और रो इसकी डेंसिटी हो गई, चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, और जी जो है अलग अलग प्लेस पर अलग अलग वैल्यू होती है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, तो उस हिसाब से फिर हम प्रेशर निकालते हैं। तो ये जो प्रेशर है इस सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर के हिसाब से तीन कंडीशन शो करता है। ऑस्मोसिस नॉर्मल हो सकती है, रुक सकती है, बराबर होने पे रिवर्स भी हो सकती है। अब हम रिवर्स ऑस्मोसिस का एक इंपॉर्टेंस देखते हैं। इस सेकंड वाले फिगर में देखो, जैसे मैंने यहाँ इस वाले चैम्बर में फ्रेश वाटर लिया है, इस वाले चैम्बर में सॉल्ट वाटर है। सॉल्ट वाटर मान लो, या घरों से जो गंदा पानी निकलता है वेस्ट वाटर मान लो, वेस्ट वाटर मान लो, ठीक है। तो मुझे इसको प्योरीफाई करना है। ये मैंने ले लिया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
अब मुझे बताओ कि नॉर्मल ऑस्मोसिस कहाँ होनी चाहिए। बोलोगे फ्रेश वाटर से सॉल्ट वाटर की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ होना चाहिए नॉर्मल ऑस्मोसिस। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि नॉर्मल ऑस्मोसिस ना हो, रिवर्स ऑस्मोसिस हो, यानी सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ सॉल्वेंट मूव करे, तो क्या करना पड़ेगा? बोलोगे मुझे सॉल्यूशन पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा जो उस सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो। तो मैं इस सी वाटर वाले चैम्बर में पिस्टन की मदद से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अप्लाई करूंगा और वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो ऐसे में रिवर्स ऑस्मोसिस होगी, ठीक है। और यहाँ आपको केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मिलता जाएगा, इस तरीके से आपको वाटर प्योर फॉर्म में मिलता जाएगा, कंपेटेबल वाटर, ठीक है। इसे कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। आप लोगों ने जो फिल्टर आते हैं वाटर फिल्टर, उसमें पढ़ा होगा आरओ फिल्टर रिवर्स ऑस्मोसिस पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। आगे डिस्कस करें वेंट ऑफ थ्योरी फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या कहती है। देखिए, the osmotic pressure is due to the bombardment of solute molecule on the semi permeable membrane and the solute molecule just behave like a gas। इसका ये कहना है कि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट के साथ साथ उसमें क्या है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स भी हैं। तो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स जो हैं जब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे जाके टकराते हैं तो वो जो प्रेशर अप्लाई करते हैं उसी प्रेशर को इन्होंने ऑस्मोटिक प्रेशर डिफाइन किया। तो ये अलग एंगल से सोचा गया है। इन्होंने इसमें क्या बताया कि जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं वो आप ये मान के चलो कि एक गैस की तरह बिहेव कर रहे हैं रैंडम मोशन में, जो गैस जैसे प्रॉपर्टी शो करती है। मतलब उतने ही वॉल्यूम में अगर उसको गैस मान लिया जाए उन सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को, तो वहां जो वो दीवार पे प्रेशर अप्लाई करती गैस, बिल्कुल वही काम ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे प्रेशर अप्लाई करने का, और वो ऑस्मोटिक प्रेशर है। इसका ये कहना है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा, जितने ज़्यादा सॉल्यूट होंगे, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे उसके, वो उतना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे, ये कहना है। टेम्परेचर बढ़ाने पे उसका रैंडम मोशन बढ़ जाएगा, रैंडम मोशन बढ़ जाएगा, ज़्यादा कोलाइड करेंगे, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो ये कहना है। तो यानी कि गैस के बिहेवियर को देखते हुए इन्होंने दो बातें कही कि ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो वहां पे कांस्टेंट आएगा आर। आर एक गैस कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ सॉलिड मॉलिक्यूल को गैस की तरह माना गया है तो उसको हम वहां पे कांस्टेंट इंड्यूस करते हैं, गैस कांस्टेंट। किसी किसी बुक में अगर देखोगे तो पाई इज इक्वल टू सी एस टी लिखा मिलेगा। बस इतना लॉजिक है कि एस सॉल्यूशन की बात हो रही है तो उस आर को यहाँ एस लिखा जाए, वैल्यू सेम रहेगी। और कंसंट्रेशन तुम्हें पता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये कंसंट्रेशन हम पुट कर सकते हैं। और अगर हम n को भी एक्सपेंड करें तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं। बाकी मैंने वॉल्यूम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यानी कि डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं जिस पर क्वेश्चंस मिलेंगे। ध्यान देना क्वेश्चंस कैसे कैसे मिलेंगे। आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने को कह सकता है, आपको कंसंट्रेशन निकालने को कह सकता है, आपको नंबर ऑफ मोल कितने डिजॉल्व हैं किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में ये कह सकता है, आपको ये कह सकता है कि भाई कितना अमाउंट सॉल्यूट डिजॉल्व किया गया है ये बताओ, या सॉल्यूट का मोलर मास निकालो। तो जितने आप वेरिएबल देख रहे हो ना, वो सभी क्वेश्चन के फॉर्म में सिंपल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल से पूछे जाते हैं। यूनिट का जरा ध्यान देना है, मैं वो यहाँ क्लियर कर दूं इस बात को। CRT सुनते जाओ। देखो R की वैल्यू आप 0.0821 लोगे अगर ऑस्मोटिक प्रेशर को एटमॉस्फेयर में निकालना चाहते हो तो। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होगा और यहाँ C जो है वो मोलैरिटी है, कैपिटल M, ठीक। अच्छा, इसी R की वैल्यू को आप 0.083 यहाँ लोगे अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर को बार में निकालना चाहते हो। क्लियर है? तो एटमॉस्फेयर में और बार में कैसे निकालना है मैंने बता दिया। अब मान लो कि मेरा क्वेश्चन ये है कि mmHg में निकालना है, mmHg। तो बोलोगे mmHg में निकालने के लिए आप एटमॉस्फेयर में पहले निकाल लो और 760 से मल्टीप्लाई कर लो। क्लियर है? तो यानी एटमॉस्फेयर में निकाल के 760 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो mmHg में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, मान लो अगर मुझे पास्कल में निकालना है, जो उसकी SI यूनिट होती है, जिसको आप लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। तो अगर पास्कल में निकालना हो तो आप बेहतर है कि बार में निकालो, क्योंकि 1 बार
इंटू 10 की पावर 5, ये पास्कल में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? अच्छा, एटमॉस्फेयर को भी आप डायरेक्ट चेंज कर सकते हो पास्कल में। अगर आप पास्कल में निकालना चाहते हो ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में निकालना चाहते हो, और एटमॉस्फेयर में आपको ये ऑस्मोटिक प्रेशर पता है, तो आपको 10 की पावर 5 के बदले 1.01325 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट ये 1 ही है, थोड़ा सा डिफरेंस आता है, बट हाँ मैंने क्लियर कर दिया कि कहाँ पर यूनिट्स किस तरीके से रिलेटेड हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को आप एटमॉस्फेयर में, बार में, mmHg में, पास्कल में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में निकाल सकते हैं, पूछा सकता है। और एक यूनिट होती है टॉर, टॉर में भी आ सकता है। तो टॉर के बारे में मैं अलग से बता दूं। देखिए, 1 टॉर इज इक्वल्स टू 1 mmHg, मतलब mmHg में जो वैल्यू होगी वही टॉर में भी वैल्यू होगी। तो mmHg में निकाल लेना, उतना ही टॉर कह देना। ठीक, अब आते हैं इस फिगर को समझो, क्या दिखाई दे रहा है। बोलोगे इधर सॉल्वेंट है, राइट साइड में सॉल्वेंट है, लेफ्ट साइड में क्या है, सॉल्यूशन। तो मुझे बताओ कि ऑस्मोसिस कहाँ होना चाहिए था। बोलोगे ऑस्मोसिस होना चाहिए था सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, ऑस्मोसिस होना चाहिए था, और इसकी हाइट बढ़नी चाहिए थी। बट यहां देख रहे हो दोनों की हाइट सेम करके रखी गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? बोलोगे ऊपर दोनों में एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो दोनों पे अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है, हो रहा होगा, लेकिन जो सॉल्वेंट का फ्लो होना चाहिए था राइट से लेफ्ट चैम्बर में, उसकी हाइट बढ़नी चाहिए थी, लेकिन हाइट नहीं बढ़ रही है, मतलब आप उसको और दबा रहे हो। तो वो जो दबा रहे हो वो किसके अपोजिशन में दबा रहे हो? बोलोगे इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इस वाटर को खींचता अपनी तरफ। आप उतना ही ऊपर से प्रेशर अप्लाई कर दोगे तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, यानी ऊपर शिफ्ट नहीं होगा। कहने का मतलब ये कंडीशन ऐसी बता रही ना कि ऑस्मोसिस नहीं हो रही है, हो रही होती तो इसकी हाइट बढ़ रही होती ना। तो यानी कि आपको एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करना पड़ा यहाँ, वही एक्स्ट्रा प्रेशर तो ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो आप इस फिगर को समझ गए होंगे कि ये इक्विलिब्रियम में क्यों है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों तरफ था। यहाँ एक्स्ट्रा प्रेशर क्यों अप्लाई करना पड़ा, और कहाँ अप्लाई करना पड़ा? सॉल्यूशन के ऊपर आप ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर एक प्रेशर अप्लाई कर दोगे तो वो ऑस्मोसिस को रोक देगा, ऑस्मोसिस नहीं होने देगा। तो यहाँ ऑस्मोसिस नहीं हो रही है। अगर आप इसको नहीं अप्लाई करते तो ऑस्मोसिस हो रही होती और इसकी हाइट बढ़ रही होती। The excess pressure equals to osmotic pressure that must be applied on the solution side to prevent osmosis। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, बट इस फिगर से आपको थोड़ा पिक्चर और क्लियर हो जाए इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया। और देखो ध्यान से, एज कंपेयर टू अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का इंपॉर्टेंस होता है मॉलिक्यूलर मास निकालना अननोन सॉल्यूट का, ये इंपॉर्टेंस है। बट सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सबसे इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इस रेस्पेक्ट में ऑस्मोटिक प्रेशर है। इट्स मैग्नीट्यूड इज लार्ज इवन फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन में भी ऑस्मोटिक प्रेशर की मैग्नीट्यूड ज़्यादा आसानी से हम मेजर कर सकते हैं, लार्ज वैल्यू होती है इसलिए। तो मेजरमेंट हमारे लिए आसान हो जाती है प्रैक्टिकली, इसलिए हम इस मेजरमेंट के थ्रू ऑस्मोटिक प्रेशर को निकालकर मॉलिक्यूलर मास निकालना प्रेफर करते हैं। लेकिन बाकी में जैसे एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट में, डाइल्यूट सॉल्यूशन में बहुत ही कम वेरिएशन आता है बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का, तो उसको मेजर करने में थोड़ी दिक्कत होती है, एरर आ सकता है उसमें। ठीक है, यहाँ एरर कम आएगा। The technique of osmotic pressure for determination of molar mass of solute is particularly useful for biomolecules। जो पॉलीमर्स होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं, इनके मोलर मास को निकालने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड को हम प्रेफर करते हैं, एज दे आर जनरली नॉट स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। क्योंकि अगर हम बॉइलिंग पॉइंट वगैरह मेजर करेंगे तो वहाँ दिक्कत ये आ सकती है कि ये बायोमोलिक्यूल स्टेबल नहीं होते हैं, तो एक कॉम्प्लिकेशन ये भी है बॉइलिंग पॉइंट मेथड के साथ। एंड दी पॉलीमर हैव पुअर सॉल्युबिलिटी। तो इन सब रीजन की वजह से पॉलीमर या बायोमोलिक्यूल का जो मोलर मास है वो हम ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड से मेजर करना प्रेफर करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको ये समझना जरूरी है कि ऑस्मोटिक प्रेशर की बेसिस पे हम 3 तरीके से कैटेगराइज करते हैं सॉल्यूशंस को, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक, समझो इसको। हाइपरटोनिक क्या होता है? मान लो कि एक सेल है, ठीक, और सेल के बाहर का जो सॉल्यूशन है, सेल के बाहर जो भी चीजें प्रेजेंट हैं वो हाइपरटोनिक नेचर की हैं।
हाइपरटोनिक नेचर की हैं। तो ऐसे में वाटर बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा, यानी हाइपरटोनिक यानी ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर वाली, ज़्यादा कंसंट्रेशन वाली। तो हाइपरटोनिक से आपको क्या समझ में आना चाहिए कि उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ज़्यादा है, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर है। और ये कब होगा? जब हाई कंसंट्रेशन होगा, हाई कंसंट्रेशन होगा या हाई टेम्परेचर होगा। या तो टेम्परेचर बढ़ा दो या कंसंट्रेशन बढ़ा दो, तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा उसकी तरफ वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, उसकी तरफ आएगा। तो यहाँ पे बाहर निकल रहा है, और ऐसे में अगर पानी सेल से बाहर जाएगा तो प्लाज्मोलाइज्ड सेल कहलाएगा, उसे प्लाज्मोलाइसिस कहेंगे। आइसोटोनिक का मतलब ये है कि अगर वाटर अंदर जा रहा है तो वाटर बाहर भी आ रहा है, फ्लो दोनों तरफ बराबर है, फ्लो दोनों तरफ क्या है? बराबर है। ऐसे सेल को हम फ्लैसिड सेल कहते हैं, जितना उसको वॉल्यूम घेरना चाहिए उतना उसने घेरा है। ठीक है, तो आइसोटोनिक का मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ बाहर और अंदर का, मान लो ये बाहर पाई 1 है और अंदर क्या है? पाई 2 ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जब दोनों का पाई 1 और पाई 2 बराबर हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो जाएगा, उसको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। तो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है। ठीक। अच्छा, मान लो अगर किसी एक का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है और किसी एक का क्या है? कम। तो जो ज्यादा वाली वैल्यू होती है उसको हम लोग कहते हैं हाइपरटोनिक, और जो कम वाली वैल्यू होती है उसे कहते हैं हम लोग हाइपोटोनिक। ठीक। तो अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन सेल के बाहर है, इसका मतलब कि सेल के अंदर वाटर जाने लगेगा, कि सेल के अंदर वाला ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर वाला है, सेल के बाहर वाला कम ऑस्मोटिक प्रेशर वाला है, सेल के अंदर वाला जो सॉल्यूशन है वो ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर वाला है। तो यहाँ पर सेल के अंदर वाला ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर वाला है, और वाटर किस तरफ फ्लो करता है? ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर वो टेंडेंसी है जो वाटर को खींचती है अपनी तरफ। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा वो अपनी तरफ खींचेगा वाटर मॉलिक्यूल को। तो यहाँ सेल के अंदर जाएगा वाटर, और सेल का साइज बढ़ जाएगा, वो जरूरत से ज्यादा हो जाएगा, हो सकता है फट भी जाए। ठीक। प्लांट सेल में तो चलो सेल वॉल होती है, रिजिड होती है थोड़ी, लेकिन एनिमल सेल में तो नहीं है, तो वो बस्ट भी कर सकते हैं, टर्गिड होने के बाद मे बी दे बस्ट, फट सकते हैं। ठीक। आगे बात करें, हमने ये इक्वेशन पढ़ी, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। सी कंसंट्रेशन है जो मोलैरिटी रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, अब मान लो कि हमको दो सॉल्यूशन दिए हैं, सॉल्यूशन ए जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है, सॉल्यूशन बी जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 है, आर सेड टू बी आइसोटोनिक व्हेन दे हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो दो सॉल्यूशन आइसोटोनिक तभी हो सकते हैं, ए और बी आइसोटोनिक तभी हो सकते हैं जब उनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो। तो मेन कंडीशन तो यही है। तो आइसोटोनिक की कंडीशंस को मैं थोड़ा सा और डिस्कस करूंगा यहाँ। देखो, अगर पाई 1 पाई 2 के बराबर है तो पाई 1 की जगह हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन C1, आर तो कांस्टेंट होता है, मान लो ये T1 टेम्परेचर पे है, सेकंड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन C2 है, पाई कांस्टेंट, आर कांस्टेंट होता है, और इसकी मान लो टेम्परेचर अलग है, मान लो दोनों सॉल्यूशन अलग कंसंट्रेशन और अलग टेम्परेचर पर हैं, आर भले ही कैंसिल हो जाएगा बट दोनों तरफ C1 T1 इज इक्वल टू C2 T2 तो आ जाएगा ना। तो यानी ये जो कंडीशन होती है ना, पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, ये उसी का दूसरा फॉर्म है। तो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है। ठीक। अब अगर इमेजिन करो टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है यानी कि दोनों पहले और बाद वाले दोनों जो सॉल्यूशंस के टेम्परेचर सेम हैं, तो आप T1 T2 हटा दो, तो ऐसे में C1 इज इक्वल टू C2 कंडीशन बन जाएगी। यानी कांस्टेंट टेम्परेचर या सेम टेम्परेचर पे दो सॉल्यूशन अगर सेम कंसंट्रेशन के हैं तो वो आइसोटोनिक हैं। और कंसंट्रेशन क्या होता है भाई? कितने मोल पहले वाले में है, कितना वॉल्यूम है पहले वाले का, और दूसरे में कितने मोल्स हैं, कितना वॉल्यूम है दूसरे वाले का। तो यानी कि ये सेम कंडीशन है, लिखने का तरीका अलग है। C1 इक्वल टू C2 कहो या N1/V1 इक्वल टू N2/V2 कहो। ठीक। तो जनरल कंडीशन है पाई 1 इक्वल टू पाई 2, उसी का दूसरा फॉर्म है C1 T1 इक्वल टू C2 T2। और अगर टेम्परेचर सेम रखोगे तो कंडीशन आएगी कि कंसंट्रेशन सेम रहने पर वो आइसोटोनिक होगा। अब जरा सोचो, टेम्परेचर के साथ साथ मैं वॉल्यूम भी सेम कर दूं, तो ये डिनोमिनेटर है V1 V2 उसको हटा दोगे, तो यानी कि ऐसे में तो दोनों में अगर मोल्स बराबर हो जाएं दोनों सॉल्यूशंस में, याद रखना टेम्परेचर सेम वॉल्यूम सेम, ऐसे में अगर दोनों तरफ मोल्स बराबर हो जाएंगे तो वो सॉल्यूशन आइसोटोनिक होगा। और मोल्स कैसे निकाले जाते हैं? कितना सॉल्यूट पहले वाले में है, मोलर मास कितना है उसका, दूसरे वाले में कितना सॉल्यूट है, मोलर मास क्या है।
यानी ये जो कंडीशन है ये भी आइसोटोनिक की कंडीशन है। तो आपके सामने मैंने आइसोटोनिक की अलग अलग कंडीशंस में क्या इक्वेशन लेनी है इसको डिस्कस किया। ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं इसके कि भाई टेम्परेचर सेम है, वॉल्यूम अगर सेम है तो बताओ आइसोटोनिक का क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, तो बोलोगे W1 अपॉन M1 W2 अपॉन M2 यूज कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चंस पे एंटर करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है हमें। 0.01 मोलर सॉल्यूशन दिया हुआ है, केन शुगर का टेम्परेचर दिया है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपको पता है, बस आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है। मैंने आपको समझाने के लिए इस तरीके से बता दिया कि अगर आप R.021 लेते हैं एटमॉस्फेयर में आंसर आएगा, आप 0.083 लेते हैं आंसर बार में आएगा। थोड़ा डिफरेंस आता है बट ठीक है, कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इसको एटमॉस्फियर में निकाल के 760 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये mmHg में सॉल्व हो जाएगा, या टॉर भी कह सकते हैं इसको आप। 1 mmHg टॉर होता है ना, तो mmHg या टॉर एक ही चीज़ हो गई यूनिट वाइज। और अगर आप उसको बार में सॉल्व करके 10⁵ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पास्कल में आ जाएगा, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? यूनिट्स का ध्यान रखना है आर की वैल्यू के साथ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इफ अ सॉल्यूशन ऑफ 0.01 मोलर इज प्लेस्ड इन अ ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर with a semi-permeable membrane at lower end and this end is dipped in pure water, what will be the height of vertical column developed assuming density of solution 1 gram per ml। इसको थोड़ा सा पिक्चराइज कर लेते हैं। मान लो एक ट्यूब है, एक्चुअली ये ट्यूब क्या है, पूरा सिलेंड्रिकल है, थोड़ा सा फिगर गलत बना हुआ है, ऐसे सिलेंड्रिकल फिगर है, और ये जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये यहाँ SPM लगा हुआ है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन ये है कि हमने जो सॉल्यूशन इसमें डाला हुआ है वो है 0.01 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है इसमें ऑस्मोसिस होगी और ये H हाइट राइज करेगा, तो हमको निकालना है कि कितना हाइट राइज करेगा, ये हमको इसमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करें? ठीक, देखो ध्यान से, आपके दिमाग में पहले तो ये आना चाहिए कि ये जितना हाइट राइज करेगा उसके बाद ऑस्मोसिस रुक जाएगी, तो इसका जो प्रेशर होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर H रो जी, वही तो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। मतलब मैक्सिमम हाइट राइज करने के बाद ये इक्वेशन दिमाग में आनी चाहिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर ही H रो जी के बराबर है, तो H निकालना है, ऑस्मोटिक प्रेशर आप निकाल सकते हो, और G की वैल्यू आपको पता है जनरली क्या ली जाती है, अगर नहीं दी है तो 9.8, और रो यहाँ पे डेंसिटी दी गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें टेम्परेचर नहीं दिया है तो इसको हम लोग रूम टेम्परेचर नॉर्मली 27 डिग्री सेल्सियस ले लेंगे। ठीक, क्वेश्चन में ये टेम्परेचर देना चाहिए था, एक्चुअली मिसप्रिंट होगा, टेम्परेचर दिया रहना चाहिए यहाँ पे। मान लो टेम्परेचर गिवन एज 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो कंसंट्रेशन दिया है 0.01 मोलर, आर की वैल्यू मैंने ले ली है 0.0821 ताकि मैं एटमॉस्फेयर में इसको सॉल्व कर सकूं। तो मैंने पहले पाई को सॉल्व किया, एटमॉस्फेयर में इतना आ गया, पाई सॉल्व किया तभी तो अब एच सॉल्व होगा ना, हमको तो एच सॉल्व करना है, कितना हाइट वो राइज करेगा। अब पाई सॉल्व करने के बाद एच कैसे सॉल्व करें, तो बोल ये जो इक्वेशन है ना पाई इज इक्वल टू एच रो जी, इसको पूरा एसआई यूनिट में लिखो, एसआई यूनिट में, यानी कि पाई की वैल्यू फिर पास्कल में लिखनी पड़ेगी, एच आपको फिर मीटर में मिलेगा, और डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में होनी चाहिए, तो मेरे को 1 ग्राम पर ml को भी चेंज करना पड़ेगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, और जी की वैल्यू तो खैर हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, तो क्या करें आप देखो, हम पाई को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, पास्कल में, क्योंकि हमको ऐसा यूनिट में इसको लगाना है, इतना तो समझ में आ चुका था पहले ही। तो हमने एटमॉस्फेरिक वैल्यू जो थी उसमें मैंने अभी पीछे कन्वर्जन कराया था ना, 1.01325 10⁵, ये कन्वर्ट होगा पास्कल में। यही अगर बार होता ना, एटमॉस्फेयर नहीं होता, तो फिर हम इसको यूज नहीं करते, सीधे 10⁵ यूज कर लेते। खैर हमने पहले एटमॉस्फेयर में सॉल्व किया, उसके बाद फिर हमने पास्कल में चेंज कर लिया, तो अल्टीमेटली हमने पाई किस में निकाला, पास्कल में, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में निकाला। अब क्या करें, बोलोगे अब हम इस इक्वेशन को यूज कर लेंगे कि ये जो एटमॉस्फेरिक बात को, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है जो आपने पास्कल में निकाला है, ये H
रो जी के बराबर है। ये रो की वैल्यू 10³ क्यों लिखी है मैंने? क्योंकि 1 ग्राम पर ml मुझे डेंसिटी दी गई है 1 ग्राम पर ml। जब मैं इसे कन्वर्ट करूंगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, तो ये आपको कन्वर्जन फैक्टर पता होना चाहिए। 1 ग्राम पर ml 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बराबर होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये कन्वर्जन अपने आप करेंगे। ठीक, तो मैंने ऐसा यूनिट का ध्यान रखते हुए पाई को किस में रखा? पास्कल में। हाइट मुझे मिलने वाली है मीटर में। डेंसिटी को रखा मैंने किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन फैक्टर है। और जी की स्टैंडर्ड वैल्यू को यहाँ लिया एसआई यूनिट में, मीटर पर स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एच को मैं सॉल्व कर लूंगा, तो एच आ गया किसमें आंसर? मीटर में 2.54। क्लियर? आगे बात करें, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर एट 273 केल्विन, केल्विन में सीधा दे दिया है, ऑफ 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, उसका मोलर मास 60 है और आर की वैल्यू दी है। देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालते समय हमको CRT से निकालना है, तो पता है कंसंट्रेशन मोलैरिटी में होनी चाहिए, बट इस बार मोलैरिटी में नहीं, परसेंट में दी है। अब ये कौन सा परसेंट मानूं मैं? वेट बाई वेट मानूं कि वेट बाई वॉल्यूम? ऐसी दिक्कत आती है। तो अगर डेंसिटी दी ही नहीं गई है तो वेट बाई वेट मत मानना, वेट बाई वॉल्यूम मान लेना, क्योंकि हमको कंसंट्रेशन चाहिए, मोलैरिटी चाहिए, और हम W बाई वॉल्यूम से तुरंत निकाल लेंगे। मैंने आपको कंसंट्रेशन टर्म्स में पढ़ाया है कि W बाई V परसेंट वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन 10। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप यूज कर लो और तुरंत M सॉल्व हो जाएगा, यानी कि कंसंट्रेशन यानी C सॉल्व हो गया। ठीक, ये 5% यहाँ रख दो, मोलैरिटी सॉल्व हो रही है, मोलर मास कितना ये हो जाएगा 60 है, डिवाइड बाई 10, तो ये हो जाएगा 5/6। मोलैरिटी सॉल्व हो गई 5/6। ठीक, अब आप बाकी सॉल्व कर लोगे। तो अब चाहो तो मैं तो यहाँ सॉल्व कर ही चुका हूँ, पाई इज इक्वल्स टू CRT में पुट कर दो, C मोलैरिटी हम सॉल्व कर चुके हैं, 5/6, R की वैल्यू रखो, T की वैल्यू रखो, सॉल्व हो गया। या आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, मैंने उसको एक्सपेंड करके लिख दिया है, W बाई एम बी, नंबर ऑफ मोल्स हो गए, वॉल्यूम हो गया, R हो गया, T हो गया, वैल्यूज आपको सारी पता है, पुट कर दो। कैसे पता है सारी वैल्यू? बोलोगे W भी 5 लेंगे। 5 क्यों लेंगे भाई? परसेंट है ना, परसेंट। देखो, सोचने का एक और तरीका, ये 5% जो है, इसका मतलब है कि 5 ग्राम कितने सॉल्यूशन में है? 100 ml में है। 5 ग्राम कितने में है? 100 ml में। तो आप इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हो कि भाई 5 ग्राम प्रेजेंट है, वॉल्यूम लीटर में रखना होता है, तो 100 ml यानी 0.1 लीटर, 100 ml यानी 0.1 लीटर, तो रख दो। तो ये हो गया WB, R की वैल्यू, T की वैल्यू, MB मोलर मास 60 है, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml यानी 0.1 लीटर पुट करना है इसमें, और इस तरीके से एटमॉस्फेयर में आंसर आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा सामने है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन ऑफ शुगर विच हैज ऑस्मोटिक प्रेशर एट इतना। भाई ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है, टेम्परेचर दिया है, कंसंट्रेशन पूछा है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन निकल जाएगा पाई अपॉन CRT, पाई अपॉन RT से वैल्यू पुट कर दो। बस इसका ध्यान रखना कि ये तुम एटमॉस्फेयर में रख रहे हो 2.46, तो नीचे R की वैल्यू 0.0821 रखोगे, अगर बाहर में होता तो 0.083 रखते, और कंसंट्रेशन सॉल्व हो गई 0.1 मोलर। अब इसको तुम एक चीज और समझो, हो सकता है ऑप्शन मोलैरिटी में हो सकता है ऑप्शन मोलैरिटी में ना हो, तो आपको यहां समझना क्या जरूरी है, ये देखो 0.1 मोलर का क्या मतलब निकलता है? 0.1 मोल शुगर जो भी सॉल्यूट होगा, 0.1 मोल होगा 1 लीटर में, 1 लीटर यानी 1000 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट 0.1 मोल है, ऐसा कह सकते हो। तो ऐसे भी जानना सीखो और स्टेटमेंट के हिसाब से एनालाइज करना भी सीखो। और 0.1 मोल को अगर तुम मास में कन्वर्ट करोगे तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, 342 होता है शुगर का मोलर मास। तो 1 लीटर यानी 1000 ml सॉल्यूशन में 34.2 ग्राम शुगर प्रेजेंट है, ऐसा मालूम चल गया, पिक्चर दिमाग में बन गई। 1 लीटर सॉल्यूशन में 34.2 ग्राम शुगर है, तो ऐसे भी आंसर आ सकता है, जरूरी नहीं कि हर बार 0.1 मोलर C के फॉर्म में ऑप्शन दे। अच्छा, एक चीज और कि अगर 1000 ml सॉल्यूशन में 34.2 ग्राम शुगर है, तो वो 100 ml में ही पूछ सकते हैं आपसे। तो ऑब्वियस ही बात है, 1000 में अगर उतना है तो 100 में 10 टाइम्स कम कर दो,
तो 3.42 हो गया। बोलोगे सर 100 में ही क्यों पूछा आपने? क्योंकि बेटा 100 में उसको हम परसेंट मान लेंगे ना, तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है? परसेंट। यानी अगर मैं इसी में आपसे कंसंट्रेशन पूछूं तो आप जवाब देंगे 0.1 मोलर, ये आ गया आंसर। अगर मैं आपसे स्ट्रेंथ पूछूं जो ग्राम पर लीटर में होता है, तो आप आंसर देंगे 34.2 ग्राम पर लीटर। ठीक, ऑप्शन ऐसे भी आ सकता है। और मैं अगर आपसे पूछूं कि W/V परसेंट बताओ, तो 100 ml में कितना है ये बताओ, तो 3.42%, यानी इतना ग्राम पर 100 ml है ये भी। तो कंसंट्रेशन इसमें से कैसे भी लिख के आ सकती है। अगला क्वेश्चन है 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ प्रोटीन, सेंटीमीटर क्यूब यानी ml, एक ही बात है। प्रोटीन का एक सॉल्यूशन दिया है जिसमें 1.26 ग्राम प्रोटीन अवेलेबल है, और ऑस्मोटिक प्रेशर इसमें 300 केल्विन पे दिया है इन्होंने, इतने बार में दिया है। मोलर मास पूछा है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मोलर मास का फॉर्मूला आप देख लो, इसमें उसी को रीअरेंज कर दिया ना हमने, पाई इज इक्वल्स टू, ऐसे था ना, WB/MB RT/V। तो मैंने क्या, मोलर मास निकालने के लिए इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, मोलर मास और पाई को। अब आप वैल्यूज को पुट कर दो और सॉल्व कर लो। देखो WB की वैल्यू कितनी है, 1.26 ग्राम है ना। R की वैल्यू मैं 0.083 किलो ले रहा हूँ, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू क्या है, बार में है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये 10-3 नहीं है, ये एक्चुअली 10⁻³ है, 10⁻³। ठीक है, यह है ना ऊपर 10⁻³ और वॉल्यूम यहाँ पे 200 ml है, लीटर में रखना है, लेकिन 200 ml को 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.2 लीटर आएगा, यहाँ लीटर में रखना है। टेम्परेचर गिवन है आपको केल्विन में, वैल्यू तो सॉल्व कर लोगे ना। अब यहाँ सॉल्यूशन आपको सिखाने नहीं बैठा हूँ मैं, क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे ये सब सिखाने बैठा हूँ। तो आप सॉल्व करने के बाद आपको MB की वैल्यू मिलेगी इतना ग्राम पर मोल, ये उसका मोलर मास हो जाएगा। क्लियर है? तो ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और मोलर मास को सॉल्व करने के लिए, निकालने के लिए यूज की जाती है, और इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, a 4% solution of sucrose is isotonic with 3% solution of unknown organic substance, calculate molar mass of unknown substance। दो सॉल्यूशन आइसोटोनिक हैं दिया है, और एक सॉल्यूशन जिसका है उसका मोलर मास पूछा है। आपके दिमाग में आइसोटोनिक की कंडीशन चलनी चाहिए। ठीक, कौन सी? बहुत सारी कंडीशन थी उसमें। बोलोगे देखो परसेंट में दिया है ना, परसेंट में दिया है, तो एक बात को समझो कि हमको जो 4% एक्वस सॉल्यूशन दिया है और 3% सॉल्यूशन दिया है, परसेंट यानी 100 ml में, तो क्यों ना इसको भी 100 ml मान लिया जाए और इसको भी क्या मान लिया जाए, 100 ml मान लिया जाए, दोनों को। तो दोनों को जब तुमने 100 ml मान लिया तो याद करो, तुमने पढ़ा टेम्परेचर का तो जिक्र है ही नहीं इसमें, तो टेम्परेचर सेम मान लेंगे, और जब वॉल्यूम भी सेम हो जाएगा तो याद आ रहा है क्या यूज करेंगे, W1/m1 W2/m2। आइसोटोनिक के लिए इस कंडीशन को यहाँ यूज करेंगे। तो आपको समझ में आना चाहिए कि इस कंडीशन को हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर दोनों का सेम लेके चलेंगे, दिया तो है नहीं, और वॉल्यूम दोनों का परसेंट है, तो दोनों को मैंने पर 100 मान लिया, तो वॉल्यूम भी सेम है, तो इस कंडीशन को मैं यूज कर रहा हूं। अब देखो वैल्यूज को रख रहा हूं मैं, पहला वाला 4% था, तो उस 100 ml में कितना है W1, बोलोगे 4। मोलर मास कितना है सुक्रोज का, 342। अच्छा W2 100 ml जो आपने एज्यूम किया है उसमें W2 कितना है, तो 3% था वो, तो 3, और मोलर मास सॉल्व हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप मोलर मास को सॉल्व कर लोगे, यानी ये आ जाएगा 3 × 342 डिवाइड बाई 4 ग्राम में आंसर आ जाएगा, ग्राम पर मोल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 100 cc सेंटीमीटर क्यूब of 1.5% solution of urea and 100 cc centimeter cube of 3.42% solution of cane sugar at 20 डिग्री सेल्सियस। कैसे करें सॉल्व इसको? दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हो और ऑस्मोटिक प्रेशर फाइनली आपको निकालना है, तो बताओ तुम्हारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, कैसे करें? बोलोगे कि दोनों के इंडिविजुअल ऑस्मोटिक प्रेशर को निकाल के ऐड भी कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है, और एक तरीका डायरेक्ट अप्रोच करते हैं। मतलब हमको ये बात पता है कि
मोल्स ऑफ यूरिया 100 ml सॉल्यूशन में कितना होगा, क्योंकि देखो हमको दिया है ना कि 100 ml में 1.5% के हिसाब से 100 ml में 1.5 मानेंगे, परसेंट में 1.5 है ना, तो 100 ml में 1.5 ग्राम यूरिया मानेंगे, मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, तो 100 ml में कितना ग्राम यूरिया है मालूम चल गया ना, नहीं सॉरी कितना मोल यूरिया है मालूम चल गया। इसी तरीके से मोल्स ऑफ केन शुगर इन उसके 100 ml में कितना है, तो 3.42% है, तो 100 ml में 3.42 है, डिवाइड बाय उसका मोलर मास, तो मोल्स आ गए। यानी इंडिविजुअल वो दोनों सॉल्यूशन में यूरिया के मोल कितने हैं मालूम चल गए, केन शुगर के मोल कितने हैं मालूम चल गए, और दोनों को आपने मिला दिया है, तो दोनों को मिला दिया है तो सॉल्यूशन हो गया 200 ml, और अब इन दोनों के मोल्स को हम जोड़ लेंगे तो टोटल मोल्स ही मिल जाएंगे। यानी अब हम टोटल वॉल्यूम और टोटल मोल्स का ध्यान रखेंगे। ठीक, तो मोलैरिटी फाइनल कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से, मोलैरिटी होती है टोटल मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, दोनों के मैंने इंडिविजुअली मोल निकाल लिए कि भाई 100 ml में ये इतना मोल था और ये अपने 100 ml में इतना मोल था और टोटल 200 ml यानी 0.2 लीटर था। इस तरीके से उस सॉल्यूशन की टोटल मोलैरिटी निकाल ली। तो सोचने का ये भी एक तरीका है, क्यों ना हम उस सॉल्यूशन की ओवरऑल मोलैरिटी को निकाल लें बाय सिंपल डेफिनेशन कि टोटल मोल्स कितने हैं और टोटल वॉल्यूम क्या बना। अब क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो गया। अब आप इसको लगा देंगे क्योंकि आप टोटल मोलैरिटी निकाल चुके हैं। ये टोटल मोलैरिटी हो गई, आर की वैल्यू हो गई, टेम्परेचर केल्विन में रखना है और इस तरीके से आंसर किसमें, एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। या आप जिसमें भी निकालना चाहो, मैंने बता दिया है कि एटमॉस्फेयर में नहीं, आप अलग यूनिट्स में भी निकाल सकते हो। देखिए अगला क्वेश्चन डील करते हैं। हमें दिया है क्वेश्चन में कि 100 मिलीग्राम प्रोटीन डिसॉल्व किया गया है वाटर में, 10 ml सॉल्यूशन बनाया गया है और ऑस्मोटिक प्रेशर mmHg में दिया है, टेम्परेचर गिवन है, मोलर मास निकालना है। मोलर मास का आपको फॉर्मूला पता है, मॉडिफाई करके आप लिख सकते हैं। अब यहाँ बाकी सब चीज़ें दी गई हैं ना, बस आपको वैल्यू पुट करिए, यूनिट का ध्यान रखना है, वहीं गलती हो सकती है। मतलब मैं बता रहा हूँ कि डब्ल्यू भी आप ग्राम में रखेंगे, एम भी आपको ग्राम में मिलेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर को आप जिस भी यूनिट में रखेंगे आर को उसी हिसाब से लेंगे। जैसे अब यहाँ mmHg में है तो जानते हो यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करोगे आप, 13.3 डिवाइड बाई 760 करने से ये एटमॉस्फेयर में चेंज हो जाएगा। तो पहले मैंने mmHg को एटमॉस्फेयर में चेंज कर लिया और जब मैंने एटमॉस्फेयर में चेंज कर लिया तो मैं आर क्या रखने वाला हूँ, 0.0821 रखने वाला हूँ, ये भी डिसाइड कर लिया। अच्छा वॉल्यूम को मैं लूंगा किसमें, लीटर में, और इसको ग्राम में रखूंगा तो ग्राम में यहाँ मेरे को आंसर मिलेगा। यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है। ध्यान दो कि मेरे को जो वॉल्यूम दिया है वो 10 ml दिया है, तो 10 ml को 1000 से डिवाइड करूंगा तो लीटर में चेंज होगा, तो ये 0.01 लीटर हो गया वॉल्यूम जो मैं रखूंगा। और जो मोलर मास, सॉरी नॉट मोलर मास, जो ये मास दिया है 100 mg WB जो दिया है, उस मिलीग्राम को 1000 से डिवाइड करने पर ग्राम में चेंज होगा, यानी 0.1 ग्राम, मिलीग्राम था 1000 से डिवाइड किए 0.1 ग्राम आया। अब मैं वैल्यूज को रख दूंगा। ठीक, WB की वैल्यू ग्राम में 0.1 ग्राम में है, R की वैल्यू ये मैंने इसलिए ली है क्योंकि मैंने जो प्रेशर है ऑस्मोटिक प्रेशर उसको मैंने एटमॉस्फेयर में चेंज किया है 13.3 डिवाइड बाई 760, और ये मैंने वॉल्यूम लिया है लीटर में, 10 ml को लीटर में चेंज कर लिया, ये हो गया यहाँ पे टेम्परेचर, और ये जो आंसर आएगा किसमें आएगा, ग्राम पर मोल में आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। आप कैलकुलेशंस खुद ही कर लेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है कि 300 केल्विन पर 36 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट पर लीटर इन इट सॉल्यूशन हैज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 4.98 बार। तो 300 केल्विन पे एक सॉल्यूशन में पर लीटर इतना ग्लूकोज है और ये उसका प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर है। इफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इतना बार, मतलब उसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर 1.52 बार हो सेम टेम्परेचर पे, तो कंसंट्रेशन क्या होगा ये बताओ। कि पाई इज इक्वल टू CRT होता है, टेम्परेचर सेम है ना, कंडीशन क्या है, टेम्परेचर सेम है, आर कांस्टेंट होता है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर तो तब चेंज होगा ना जब कंसंट्रेशन चेंज करोगे। तो पहले ऑस्मोटिक प्रेशर था 4.98, अब ऑस्मोटिक प्रेशर है 1.52, इसका मतलब कंसंट्रेशन बदली है। वही आपसे पूछी गई है कि भाई अब कितनी है, पहले कितनी थी, पर लीटर 36 ग्राम डिजोल्व था, अब कितना है। इसका मतलब दिमाग में आपकी आ जाना चाहिए कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखने पर जो कंडीशन हमें मिलेगी यहाँ वो है पाई प्रोपोर्शनल टू सी, और हम इसको कैसे यूज कर लें यहाँ पर कि पाई अपॉन सी कांस्टेंट है,
तो पाई 1 अपॉन C1 और पाई 2 अपॉन C2 चाहे ऐसे लिख लो और चाहे ऐसे लिख लो कि पाई 1 अपॉन पाई 2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, दोनों एक ही बातें हैं, कैसे भी लिख लो। ठीक, मतलब C1 कंसंट्रेशन पे पाई 1 था तो C2 कंसंट्रेशन कितना होगा जिस पे पाई 2 गिवन है उन्होंने। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो C1 को सॉल्व कर लें, क्योंकि हमको मोलैरिटी नहीं दी गई है ना, हमको तो ये दिया है कि पर लीटर वो 36 ग्राम है। अब ध्यान दो, 36 ग्राम पर लीटर ये स्ट्रेंथ होता है। ग्राम पर लीटर क्या होता है? स्ट्रेंथ। लेकिन हमको तो मोल पर लीटर निकालना है ना, तो C1 मोल पर लीटर कैसे आएगा? बोलोगे मोलर मास से डिवाइड कर दो। स्ट्रेंथ को ग्राम पर लीटर को मोलर मास से डिवाइड करने पर मोल पर लीटर में कन्वर्ट होता है। तो आपने पहले C1 निकाल लिया, स्ट्रेंथ दिया था, मोलर मास से डिवाइड किया, मोल पर लीटर आ गया। अब आप वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो आपने वैल्यू को पुट कर दिया। पाई 1 पहले कितना था? 4.98 बार, और कंसंट्रेशन C1 कितना था? 0.2 मोलर। C2 निकालना है जब प्रेशर कितना हो? 1.52। तो इस तरीके से आपने C2 सॉल्व कर लिया, C2 सॉल्व कर लिया आपने, ठीक। और ये आ गया 0.061 मोल पर लीटर। ऑप्शन हो सकता है मोलैरिटी में दिया हो, लेकिन मैंने आपको बताया कि इसको रीड करना भी आपको आना चाहिए ताकि आप और ऑप्शंस भी कर सको अगर अदर ऑप्शंस में आंसर आ गया तो। यानी आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो तुमने कंसंट्रेशन सॉल्व किया है 0.061 पर लीटर मोल पर लीटर, उसको तुम कह सकते हो 0.061 मोल ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 लीटर यानी 1000 ml सॉल्यूशन। उसको तुम चाहो तो ग्राम में चेंज कर लो कि भाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो ग्लूकोज से, तो इतना ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर, ये कह सकते हो, सॉल्व कर लो। तो ये इसका स्ट्रेंथ आ गया। मतलब मैं कह सकता हूं कि C2 तो ठीक है यहाँ सॉल्व हो गया, बट अगर स्ट्रेंथ में पूछा हो तो आंसर क्या आ गया? 10.98 ग्राम पर लीटर, ये स्ट्रेंथ आ गया। और अगर मान लो परसेंट में पूछा है आपसे, तो परसेंट में आप कैसे सॉल्व करोगे इसको? तो परसेंट में यानी 100 ml में, तो जब भैया 1000 ml में आपके सामने यहाँ इतना है, तो 100 ml में कितना होगा? बोलोगे उसको 10 से डिवाइड कर दो तो ये 1.098 आ जाएगा, यानी परसेंट में 1.098 आ जाएगा। तो याद रखना, कंसंट्रेशन मोलैरिटी में पूछी जा सकती है, स्ट्रेंथ में वो आपसे पूछ सकते हैं, या परसेंट में पूछ सकते हैं। तो कैसे अप्रोच करना है, सोचना है, मैंने यहाँ बता दिया आपको। एक और क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से, देखो। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड दिया है 8.21 एटमॉस्फेयर 37 डिग्री सेल्सियस पे। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज दैट कैन बी इंजेक्टेड इनटू द ब्लड। आपको बताना है कि ग्लूकोज का जो सॉल्यूशन हम ब्लड में इंजेक्ट कर सकते हैं उसका कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए। तो यहाँ पॉइंट ये है कि जो ब्लड है और उसके अंदर जो ग्लूकोज सॉल्यूशन इंजेक्ट करोगे उनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होना चाहिए। मतलब अगर ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है और ग्लूकोज का पाई 2 है तो बराबर होना चाहिए, तभी आप इंजेक्ट कर पाओगे। नहीं तो अगर मान लो ग्लूकोज हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक हुआ तो ब्लड सेल या तो फट जाएंगे या तो सिकुड़ जाएंगे। तो ब्लड सेल पे असर ना पड़े इसीलिए आप जो उसमें इंजेक्शन इंजेक्ट करते हो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहना चाहिए, ये लॉजिक है। तो जो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर है वही ग्लूकोज का ऑस्मोटिक प्रेशर होना चाहिए, और ऐसे में बताओ कि कंसंट्रेशन क्या होगा। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है और कंसंट्रेशन पूछा है, तो बताओ। तो बोलोगे ये हमने ग्लूकोज का ऑस्मोटिक प्रेशर ले लिया ब्लड के बराबर, 310 केल्विन टेम्परेचर ले लिया, इसको केल्विन में चेंज कर लिया, आर की वैल्यू रखी, और ये कंसंट्रेशन मोलैरिटी में सॉल्व हो गया। तो ये कंसंट्रेशन किस में सॉल्व हो गया? मोलैरिटी, मोल पर लीटर सॉल्व हो गया। आप चाहो तो उसको बाकियों में भी सॉल्व कर सकते हो, अभी तो समझाया मैंने। अगर आप इतने मोल पर लीटर है ये कह सकते हो तो उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर लो। आप कह सकते हो कि इतने ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर, ये कह सकते हो ना, 1 लीटर में इतना ग्राम है। आप सॉल्व कर लो, ये इतना ग्राम पर लीटर आ जाएगा। इसको आप स्ट्रेंथ कहते हो, ग्राम पर लीटर में उसे स्ट्रेंथ कहते हो, मोल पर लीटर में उसको आप मोलैरिटी कहते हो। और पर लीटर की जो वैल्यू है उसको 10 से डिवाइड कर दोगे अगर, तो अब ये 5.84 ग्राम हो गया, ये पर 100 ml हो गया। इसी को आप वॉल्यूम परसेंट कहते हो। तो परसेंट, स्ट्रेंथ और मोलैरिटी ये निकालनी आनी चाहिए आपको।